दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 12 विद्युत पाठ। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं चालक पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था जो चालक पदार्थ का प्रतिरोध होता है वह विभवांतर या विद्युत धारा परिवर्तित करने से बदलता नहीं है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है या ऐसे कौन से कारक हैं जिनको परिवर्तित करने से प्रतिरोध बदल जाता है। चलिए देखते हैं चालक पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता। चालक पदार्थ का प्रतिरोध जिसे हम लिखते हैं कैपिटल आर से, चालक पदार्थ का प्रतिरोध निम्न बातों या कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक देखते हैं चालक पदार्थ की लंबाई जिसे हम लिखते हैं स्मॉल एल से। चालक पदार्थ की लंबाई स्मॉल एल के समानुपाती होता है, यानी जो चालक पदार्थ का प्रतिरोध होता है कैपिटल आर वह चालक पदार्थ की लंबाई स्मॉल एल के समानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती स्मॉल एल। जब भी दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ जाती है और एक राशि को घटाने पर दूसरी राशि घट जाती है। मान लीजिए हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। लंबाई को घटाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा कारक चालक पदार्थ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जिसे हम लिखते हैं कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो चालक पदार्थ का प्रतिरोध चालक पदार्थ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे आ रहे हैं दो शब्द अनुप्रस्थ काट और व्युत्क्रमानुपाती, तो इसे हम आगे समझेंगे। अब देखते हैं जो समानुपाती राशियाँ होती हैं उसमें जब एक राशि को बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि बढ़ जाती है और एक राशि को घटाते हैं तो दूसरी राशि घट जाती है। जैसे आर समानुपाती एल था तो हम एल को बढ़ाएंगे तो आर बढ़ जाएगा, एल को घटाएंगे तो आर घट जाएगा। जबकि व्युत्क्रमानुपाती जो राशियां होती हैं उनमें जस्ट उल्टा होता है, यानी आर व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे तो आर घट जाएगा और क्षेत्रफल को घटाएंगे तो आर बढ़ जाएगा। यानी समानुपाती राशियों के जस्ट उल्टी होती हैं व्युत्क्रमानुपाती राशियां। अब देखते हैं तीसरा कारक चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी जो चालक पदार्थ का प्रतिरोध होता है वह चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक चालक पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अगर आप चालक पदार्थ चेंज करते हैं तो प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप विद्युत परिपथ में पहले कॉपर का तार यूज कर रहे थे तो उसका प्रतिरोध कुछ होता है, अब उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं एल्यूमिनियम का तार यूज कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध और कुछ होगा। यानी आप पदार्थ की प्रकृति चेंज कर देंगे तो प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम इन तीनों कारकों को चित्र के द्वारा समझ लेते हैं और इनका गणितीय निरूपण भी देख लेते हैं। तो चलिए चित्र देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक चालक पदार्थ का चित्र बना रखा है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, तो एल का मान कुछ भी हो सकता है। और फिर आप देख सकते हैं हमने एक यहाँ पे अनुप्रस्थ काट बना रखी है, यानी जब आप तार को ऊपर से गोलाई में काटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट कहते हैं। जैसे कि आपने आलू के चिप्स काटे होंगे गोलाई में, उसी प्रकार आपको क्या करना है, इस तार की यानी जो चालक पदार्थ है उसकी काट को गोलाई में काटना है। उस काट को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और उस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो आप ये अनुप्रस्थ काट देख सकते हैं, जो गणित में आपने वर्त देखा होगा यह अनुप्रस्थ काट उसके समान है। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो ही होगा। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या होती है, त्रिज्या। तो इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा, वर्त के क्षेत्रफल के समान होगा। तो इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, जहां आर क्या है, त्रिज्या है। दोस्तों आपको कभी कभी क्वेश्चन पेपर में चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या ना देकर आपको चालक तार की त्रिज्या दे दी जाती है। तो दोस्तों इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों जो चालक तार की त्रिज्या होगी वही क्या होगी, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या होगी। क्योंकि जो हमने अनुप्रस्थ काट काटी है वो चालक तार के सिरों से काटी है, जहाँ से वे गोल होते हैं यानी वर्त के समान होते हैं। तो दोस्तों जो चालक तार की त्रिज्या होगी वही क्या होगी, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या होगी।
अब हम दोस्तों चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का गणितीय निरूपण करेंगे। तो पहला कारक कौन सा था? जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वह चालक पदार्थ की लंबाई स्मॉल एल के समानुपाती होता है। तो इसे हम गणितीय रूप से किस प्रकार से लिखेंगे तो वो देखते हैं। तो आर समानुपाती हो जाएगा स्मॉल एल। आर को हम कहते हैं प्रतिरोध और ये जो चिन्ह है वो क्या है? समानुपाती का चिन्ह है। और स्मॉल एल क्या हो जाएगी? चालक पदार्थ की लंबाई। तो आर समानुपाती स्मॉल एल, इसे नाम देते हैं हम समीकरण 1। अब हम देखते हैं दूसरा कारक। तो दूसरा कारक क्या था दोस्तों? जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वह चालक तार या चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों जब भी कोई राशि व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसे हम क्या करते हैं? बटे या भाग के चिन्ह के नीचे लिखते हैं। तो इसका आप गणितीय निरूपण यहाँ पे देख सकते हैं। आर समानुपाती 1/A। तो कैपिटल ए यहाँ पे क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों? इसे हम पढ़ेंगे आर व्युत्क्रमानुपाती कैपिटल ए यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसे आप दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो आर समानुपाती 1/A और एक आप इसे पढ़ सकते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आपको इसे इसी प्रकार से पढ़ना है, आर व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आर व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे आपको नाम देना है समीकरण 2। तीसरा कारक था दोस्तों चालक पदार्थ की प्रकृति बदलने पर प्रतिरोध बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक चालक पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अगर आप चालक पदार्थ ही चेंज कर देंगे तो प्रतिरोध बदल जाएगा। अब हम दोस्तों समीकरण 1 व 2 से इसे आर समानुपाती स्मॉल एल बटे कैपिटल ए लिख सकते हैं। क्योंकि जो आर है वो एल के समानुपाती है और आर क्या है? कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती है। तो समीकरण 1 व 2 से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आर समानुपाती स्मॉल एल बटे कैपिटल ए, क्योंकि एल क्या है? बटे के ऊपर है और कैपिटल ए क्या है? बटे के नीचे है। तो आर समानुपाती स्मॉल एल बटे ए। जब भी दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर करके एक नियतांक आता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रो एल बटे ए। तो रो यहाँ पे क्या है? एक नियतांक है। आर बराबर रो एल बटे ए। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर करके एक नियतांक आता है। तो नियतांक यहाँ पे कौन सा है? रो। आर बराबर रो एल बटे ए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे नियतांक आया है रो, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो रो क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसे हम अनुपातिकता स्थिरांक भी कहते हैं। इसे चालक पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो ज़्यादातर हम यूज करते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता। इसका एसआई मात्रक यानी वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। दोस्तों प्रत्येक चालक पदार्थ के लिए वैद्युत प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। जैसे कॉपर के वायर के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के वायर के लिए अलग होगी, क्रोमियम के वायर के लिए अलग होगी। लेकिन एक चालक पदार्थ के लिए वैद्युत प्रतिरोधकता नियत होती है, वो बदलती नहीं है। जैसे मान लीजिए कॉपर का वायर है तो उसके लिए क्या है? वैद्युत प्रतिरोधकता नियत है। चाहे आप उसकी लंबाई बदल दीजिए या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल दीजिए या फिर आप विद्युत धारा बदल दीजिए या फिर आप वोल्टेज बदल दीजिए, लेकिन वैद्युत प्रतिरोधकता बदलेगी नहीं। वैद्युत प्रतिरोधकता प्रत्येक पदार्थ के लिए, प्रत्येक चालक पदार्थ के लिए नियत होती है। लेकिन दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वह चालक पदार्थ की लंबाई और क्षेत्रफल बदल देने से बदल जाता है, और जो प्रतिरोध होता है वह वोल्टेज या धारा परिवर्तित करने से बदलता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो सूत्र आया है R बराबर रो एल बटे ए, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है इस सूत्र को याद रखने के लिए। तो R बराबर रोले आके, R बराबर रोले आके, जो रोले लिखना है आपको बटे के ऊपर लिखना है और जो आके लिखना है बटे के नीचे लिखना है। तो R बराबर रोले आके, तो रो से क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा, ला से क्या आ जाएगा? स्मॉल एल आ जाएगा, और बटे में जो आके लिखा है उसमें अ से क्या आ जाएगा? कैपिटल ए आ जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? रो एल बटे ए। तो इसकी एक ट्रिक क्या है? रोले आके। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं जो सूत्र है R बराबर रो एल बटे ए, उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं हम पहला क्वेश्चन
किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात करो। यानी हमें रो ज्ञात करना है। तो इसमें आपको दे रखा है एक टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है जो सूत्र होता है R बराबर रो L बटे A। तो उसमें कहीं भी ताप का जिक्र नहीं है, तो आपको यहाँ पे ताप से कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर में हमें सबसे पहले लिखना है क्या क्या दे रखा है। तो हमें दिया है धातु के तार की लंबाई बराबर 1 मीटर, प्रतिरोध जिसे हम लिखते हैं कैपिटल R से हमें दे रखा है 26 ओम। आगे दिया है धातु के तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम लिखते हैं कैपिटल A से, और जो होता है वृत्त के क्षेत्रफल के समान, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमें तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं दे रखा है, वो हमें निकालना पड़ेगा। और आगे हमें दे रखा है चालक तार का व्यास जिसे हम लिखते हैं स्मॉल d से बराबर 0.3 मिलीमीटर। यहाँ पे 1 m का मतलब है मिली, दूसरे m का मतलब है मीटर, और इसे हम साथ में पढ़ते हैं मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में, क्योंकि जितनी भी राशियों के जो मात्रक होते हैं वो हमें स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई मात्रक में लेने पड़ते हैं, और व्यास का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो हमें इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जो मिली का जो m दे रखा है उसे हटाकर हमें क्या करना है, उसकी जगह इंटू 10⁻³ लिखना है, क्योंकि मिली का ही अर्थ होता है 10⁻³ यानी 1 मिली के अंदर 10⁻³ होते हैं। फिर बाद में जो भी उसके पीछे मात्रक लगा होता है वो हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मिलीमीटर, तो मिली का m हम हटा देते हैं, उसकी जगह हमने लिख दिया है इंटू 10⁻³, तो ये हो जाता है मीटर। तो दोस्तों 1 मिली बराबर कितना होता है, 10⁻³ होता है। अब मान लीजिए आपको दे रखा है 1 मिलीमीटर और इसे कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपको क्या करना है, मिली दे रखा है उसकी जगह आपको क्या करना है 10⁻³ लिखना है। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। अब मान लीजिए आपको दे रखा है 1 मिलीलीटर और इसे कन्वर्ट करना है लीटर में, तो आपको क्या करना है, जो मिली दे रखा है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 10⁻³ लिखना है। तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻³ लीटर। अब मान लीजिए दोस्तों आपको दे रखा है 1 मिली सेंटीमीटर और इसे कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में, तो आपको क्या करना है, मिली की जगह 10⁻³ लिखना है। तो 1 मिली सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर। दोस्तों हमने यहाँ पे मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है, तो बराबर 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाने पर पॉइंट के पीछे जितनी भी संख्या होती है उतनी ही 0 बटे के नीचे 1 के आगे लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के पीछे एक संख्या है, तो बटे के नीचे क्या होगा, 1 के आगे 1 0 यानी 10 आ जाएंगे। तो 3/10 इंटू 10⁻³ अब मान लीजिए दोस्तों अगर पॉइंट के पीछे 2 संख्या होती तो हम क्या करते, पॉइंट हटा के बटे के नीचे 1 के आगे 2 0 लगा देते। और मान लीजिए अगर पॉइंट के पीछे 3 संख्या होती तो हम क्या करते, पॉइंट हटा के बटे के नीचे 1 के आगे 3 0 लगा देते। अगर दोस्तों आप इस 10⁻³ को बटे के नीचे लाते हैं तो यह 10⁻³ हो जाएगी, यानी यह प्लस की हो जाएगी। तो 10 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ का अर्थ क्या होता है, आपको 10 को 3 बार लिखना है, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, और एक 10 यहाँ पे बटे में पहले से ही है, तो यहाँ पे बटे के नीचे कितने हो जाएंगे, 4 10 हो जाएंगे। तो इन 4 10 को हम क्या कर सकते हैं, 10⁻4 लगाकर लिख सकते हैं। जब इस 10⁻4 को वापस जब हम ऊपर ले जाएंगे गुणा में, तो यह वापस क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 3 इंटू 10⁻⁻4। दूसरा आप यह कर सकते हैं कि आप जो बटे के नीचे 10 दे रखा है उसे आप क्या कर सकते हैं, ऊपर गुणा में ले जाएंगे, तो वो 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1। तो दोस्तों अगर बेस यानी आधार अगर समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 10⁻³ 10⁻1 दोनों के बेस यानी आधार क्या है, समान है, दोनों के आधार क्या है, 10 है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 10⁻³ इंटू 10⁻1 क्या हो जाएगा, 10⁻4। तो 3 इंटू 10⁻4 मीटर आ जाएगा।
हमें निकालना है तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो वर्त के क्षेत्रफल के समान होता है। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर, जहां r क्या है, त्रिज्या। हमें व्यास दे रखा है तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, व्यास बटे 2, आपने गणित में पढ़ा होगा। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। तो व्यास हमें कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस त्रिज्या के मान को क्षेत्रफल के सूत्र में रखना है। तो a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, और r कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है जब भी किसी भी संख्या पर होल स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है उस संख्या को 2 बार लिखना है। तो हम क्या करते हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर को 2 बार लिखते हैं। तो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। इसमें आप देख सकते हैं जो 10⁻⁴ है वो 2 बार है। तो दोनों का आधार क्या है, समान है, दोनों का आधार 10 है। तो ये घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 10⁻⁴ 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 को आपस में गुणा करनी है। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 7.065 आ जाएगा, और इंटू करके हमें 10⁻⁸ लिखना है, क्योंकि 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, 10⁻⁸ होता है। तो तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a बराबर कितना आ जाएगा, 7.065 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों लगाया है दोस्तों, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसका SI मात्रक, जो क्षेत्रफल होता है उसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो ले आके। तो यह प्रतिरोध के सूत्र को याद रखने की ट्रिक है। तो R बराबर क्या होता है, रो ले आके। रो से क्या आ जाएगा, रो, ला से आ जाएगा L, और बटे में जो आके लिखा है उससे आ जाएगा A। तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L बटे A। तो यह होता है प्रतिरोध का सूत्र, R बराबर रो L बटे A। लेकिन हमें निकालना है वैद्युत प्रतिरोधकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र बनाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको केवल एक सूत्र याद रखना है, R बराबर रो L बटे A। इसी से हम क्या करेंगे, वैद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र बनाएंगे। तो रो का सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो L गुणा में दे रखा है उसे जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो वह भाग में चला जाएगा, और बटे में जो A दे रखा है यानी क्षेत्रफल दे रखा है, जब हम उसे दूसरी साइड ले जाते हैं तो वह गुणा में चला जाएगा। तो रो का सूत्र क्या हो जाएगा, RA बटे L बराबर रो। लेकिन हमें जो भी राशि निकालनी होती है उसे हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, उल्टा करके लिख लेते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA बटे L। अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र में मान रखते हैं। तो R कितना दे रखा है, 26। फिर हमने इंटू करके A का मान लिखा है। तो A कितना दे रखा है, 7.065 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। L का मान कितना दे रखा है, 1। और 1 का भाग आप किसी भी संख्या में देते हैं तो वापस वो ही संख्या आती है। तो हमें क्या करना है, 26 और 7.065 को गुणा करना है। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 183.69 इंटू 10⁻⁸ आ जाएगा। ये जो आंसर आया है 183.69 इंटू 10⁻⁸, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, जो 10⁻⁸ में से 10⁻2 निकालना है और उसे हमें बटे के नीचे ले जाना है। जब हम 10⁻2 बटे के नीचे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी 10⁻2 हो जाएगा। 10⁻2 का अर्थ है 1 के आगे 2 जीरो, यानी बटे में 100 आ जाएंगे। और 183.69 में जब आप 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8369 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर आ जाएगा। ओम मीटर क्या है, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो रो का मान कितना आ जाएगा, 1.8369 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर आ जाएगा। पॉइंट के बाद हमें 3 संख्या लिखनी होती है। तो हम इस मान को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रो बराबर 1.836 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई, यानी जो पदार्थ दे रखा है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, L दे रखी है। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई, यानी जो अनुप्रस्थ काट होती है उसे हम क्या कहते हैं, कभी कभी मोटाई भी कहते हैं, क्योंकि जितनी तार की मोटाई होगी
उसी के हिसाब से क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। अगर मोटाई तार की ज़्यादा होगी तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और तार की मोटाई अगर कम होगी तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम अनुप्रस्थ काट को मोटाई के द्वारा भी कभी कभी प्रदर्शित करते हैं। तो दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। यानी यहाँ पे पदार्थ चेंज नहीं हुआ है। जिस पदार्थ से L लंबाई तथा a मोटाई का तार बना था उसी पदार्थ से हमने क्या किया है, L/2 लंबाई तथा 2a मोटाई का तार बनाया है। L लंबाई तथा a मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो हमें ज्ञात करना है, अगर उसी पदार्थ के तार की लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a कर दी जाए तो उस पदार्थ का अब प्रतिरोध क्या होगा, जो हमने नया तार बनाया है L/2 लंबाई का और 2a मोटाई का, उसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों पदार्थ चेंज नहीं हुआ है, इसलिए दोनों स्थितियों में जो वैद्युत प्रतिरोधकता होगी वो सेम रहेगी, यानी समान रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। क्योंकि दोनों स्थितियों में पदार्थ समान है। जिस पदार्थ से L लंबाई तथा a मोटाई का तार बना है उसी पदार्थ से L/2 लंबाई तथा 2a मोटाई का तार बना है। अतः क्या होगा, विद्युत प्रतिरोधकता समान होगी। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लंबाई है, 2 क्षेत्रफल है और 2 प्रतिरोध हैं। ऐसी स्थिति बनने पर आपको क्या करना है, जो पहले वाले आंकड़े दे रखे हैं उन्हें 1 लगाकर लिखना है और जो दूसरे वाले आंकड़े दे रखे हैं उन्हें 2 लगाकर लिखना है। जैसे पहली लंबाई कितनी दे रखी है, इसे हम लिखेंगे L1 बराबर L और A1 बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल A, और R1 यानी पहला जो प्रतिरोध दे रखा है वो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम। फिर जो हमें दूसरे आंकड़े दे रखे हैं उन्हें हमें 2 लगाकर लिखना है। जैसे दूसरी लंबाई L2 बराबर कितनी हो जाएगी, L/2, और दूसरी मोटाई A2 बराबर कितनी हो जाएगी, 2a, और दूसरा प्रतिरोध जो कि R2 वो हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर में सबसे पहले हमें लिखना है क्या क्या दे रखा है। तो हमें दिया है L1 बराबर, यानी जो पहले आंकड़े हमें जो दे रखे हैं पहले हमें वो लिखने हैं। तो L1 बराबर कितनी है, L, और फिर हमें दे रखा है R1 बराबर कितनी है, 4 ओम, और A1 बराबर कितनी है, A। फिर हमें लिखने हैं दूसरे आंकड़े। तो L2 बराबर कितनी है, L/2, R2 हमें ज्ञात करना है, और A2 बराबर कितनी है, 2a। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम R यानी प्रतिरोध का सूत्र लिखेंगे। तो R बराबर क्या होता है, ρL/A। इससे हम क्या करेंगे, रो का सूत्र बनाएंगे। तो रो का सूत्र कैसे बनाएंगे, जो A बटे में दे रखा है उसे जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो गुणा में चला जाएगा, और जो L गुणा में दे रखा है जब हम उसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो भाग के चिन्ह के नीचे चला जाएगा। तो रो का सूत्र क्या बन जाएगा, RA/L बराबर रो। हम क्या करते हैं, जो भी राशि हमें निकालनी होती है उसे हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो पहले वाले आंकड़े दे रखे हैं उनकी सहायता से हम रो का मान निकालेंगे, और उस रो के मान का उपयोग हम क्या करेंगे, दूसरे आंकड़ों की सहायता से R2 का मान निकालने में करेंगे। क्योंकि दोस्तों दोनों स्थितियों में रो का मान समान होगा, क्योंकि जिस पदार्थ से L लंबाई तथा A मोटाई का तार बना है उसी पदार्थ से हमने क्या किया है, L/2 लंबाई तथा 2a मोटाई का तार बनाया है। तो दोनों स्थितियों में क्या है, पदार्थ समान है, इसलिए वैद्युत प्रतिरोधकता का मान भी समान होगा। क्योंकि जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है वह लंबाई या क्षेत्रफल परिवर्तित करने से बदलती नहीं है, वह प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत होती है। इसलिए दोनों स्थितियों में क्या होगा, रो का मान समान होगा। तो दोस्तों पहले आंकड़ों के अनुसार रो का सूत्र क्या हो जाएगा, रो बराबर R1A1/L1। अब हमें क्या करना है, इसमें मान रखने हैं। तो रो बराबर R1 कितना दे रखा है, 4, A1 कितना दे रखा है, A, L1 कितना दे रखा है, L। तो रो का मान क्या आ गया, रो बराबर 4a/L। हमें ज्ञात करना है R2। तो R2 का सूत्र क्या हो जाएगा, R2 बराबर रो L2/A2। रो को हमने 1 या 2 लगाकर नहीं लिखा है, क्योंकि दोस्तों दोनों स्थितियों में क्या होगा, रो समान होगा, इसलिए हमने इसे 1 या 2 लगाकर नहीं लिखा है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2/A2। रो का मान कितना दे रखा है, 4a/L। L2 कितना दे रखा है, L/2, और A2 कितना दे रखा है, 2a।
यहाँ पे दोस्तों L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे R2 का मान कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। यानी जब हम तार की लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A करते हैं तो तार का प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। यानी जब L लंबाई और A मोटाई थी तो तार का प्रतिरोध कितना था, 4 ओम। जब हम तार की लंबाई L/2 यानी आधी कर देते हैं और मोटाई 2A यानी दुगनी कर देते हैं तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला पॉइंट है, किसी पदार्थ के प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के मान ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। यानी हम किसी पदार्थ का अगर ताप परिवर्तित कर देते हैं तो जो प्रतिरोध होता है और प्रतिरोधकता होती है वह परिवर्तित हो जाते हैं। प्रतिरोध को हम लिखते हैं कैपिटल R से और जो प्रतिरोधकता होती है उसे हम लिखते हैं रो से। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, धातु तथा मिश्र धातुओं के लिए। धातु जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और डी ब्लॉक के अंदर जितने भी तत्व आते हैं वो क्या हैं, धातुएं हैं। और मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जब हम दो धातुओं को मिलाकर कोई नई धातु बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, जो पीतल होता है वह जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है। जिंक को हम कहते हैं जस्ता भी कहते हैं और कॉपर को हम तांबा भी कहते हैं। तो जो पीतल होता है वह जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। तो धातु तथा मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोधकता अत्यंत कम 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर। दोस्तों यहाँ पे 10⁻⁻8 का क्या मतलब है, दोस्तों यहाँ पे 10⁻⁻8 का मतलब है कि जब आप 10⁻⁻8 को भाग के चिन्ह के नीचे लाते हैं तो यह प्लस का हो जाता है। तो 10⁻⁻8 को जब आप भाग के चिन्ह के नीचे लाएंगे तो यह 10⁸ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁸ के साथ में कोई भी संख्या गुणा में नहीं है। तो ऐसी स्थिति बनने पर आप क्या कर सकते हैं, एक को गुणा में मान सकते हैं, क्योंकि संख्या जो एक होती है उसकी आप किसी भी संख्या से गुणा कीजिए या भाग दीजिए, गुणा कीजिए या भाग दीजिए, वापस वो ही संख्या आ जाती है। तो एक से गुणा करने पर या भाग देने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम यहाँ पे 10⁸ के साथ में एक को गुणा में मान सकते हैं। तो 10⁻⁻8 को जब आप भाग के चिन्ह के नीचे लाते हैं तो यह 10⁸ हो जाता है और भाग के चिन्ह के ऊपर क्या बचेगा, एक। तो 1/10⁸। तो 10⁸ का मतलब है कि 1 के आगे 8 जीरो। तो आपको क्या करना है, 1 में 1 के आगे 8 जीरो लगाकर भाग देना है। तो यह 10⁻⁻8 का मतलब है। इसी प्रकार आपको 10⁻⁻6 के साथ करना है। यानी आप 10⁻⁻6 को जब बटे के नीचे लाते हैं तो यह 10�6 हो जाता है और बटे के ऊपर कितना बचेगा, 1। तो ये हो जाता है 10⁻6 का मतलब। तो धातु तथा मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोधकता अत्यंत कम 10⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर तथा विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबड़, कांच। तो विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबड़ और कांच के लिए बहुत उच्च, यानी जो प्रतिरोधकता का मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि का होता है। यानी 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है जो प्रतिरोधकता होती है। वह विद्युत रोधी पदार्थों के लिए 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। तो 10⁻12 का मतलब क्या है, 1 के आगे 12 जीरो लगाने हैं और 10⁻17 का मतलब क्या है, 1 के आगे 17 जीरो लगाने हैं और ये क्या है, गुणा में है क्योंकि यह प्लस का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र धातु टंगस्टन, जिसे हम लिखते हैं कैपिटल W से, का ही उपयोग किया जाता है। यानी जो विद्युत बल्ब होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग टाइप का एक वायर या तार होता है। वो क्या होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु कहते हैं। तो विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र धातु टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है।
जबकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। यानी जो हमारे गली मोहल्लों में जो लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचाई जाती है, वो जिन तारों के द्वारा पहुंचाई जाती है, वो तार जो होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का निर्माण या आविष्कार किसने किया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। यह निम्न प्रकार का होता है। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब प्रतिरोधों का एक सिरा दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी जब प्रतिरोधों का एक सिरा दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है तो इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब है कोई विद्युत उपकरण, क्योंकि प्रत्येक विद्युत उपकरण का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसलिए यहाँ पे विद्युत उपकरण को प्रतिरोध के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्युत उपकरण या प्रतिरोध से दो वायर निकलते हैं। आपको श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत उपकरण के पहले वायर को उससे पहले जो उपकरण होता है उसके दूसरे वायर से जोड़ना है, और विद्युत उपकरण के दूसरे वायर को उससे अगले वाले उपकरण के पहले वायर से जोड़ना है। इस प्रकार आपको सारे उपकरणों को सीरीज क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ते जाना है। चलिए अब आगे देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध यानी विद्युत उपकरण। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध या विद्युत उपकरण जुड़े होंगे उनमें जो धारा प्रवाहित होगी वो समान धारा प्रवाहित होगी, लेकिन उनके सिरों पर जो विभवांतर होता है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न या अलग अलग होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं हमने बैटरी, फ्रिज, टीवी, एलईडी और अमीटर का उपयोग करके हमने एक विद्युत परिपथ बनाया है। इस परिपथ को ही हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत उपकरण या प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है। आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमने विद्युत उपकरण का एक सिरा अगले उपकरण के सिरे से मिलाकर जोड़ा है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसे आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे फ्रिज जोड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रिज का दूसरा वायर हमने टीवी के पहले वायर से जोड़ा है, और फ्रिज का पहला वायर हमने जो बैटरी का वायर है उससे जोड़ा है। और आप टीवी के लिए कह सकते हैं कि हमने टीवी का जो पहला वायर है वो फ्रिज के दूसरे वायर से जोड़ा है, और टीवी का जो दूसरा वायर है उसे हमने एलईडी के पहले वायर से जोड़ा है। तो आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जब आप लाइन वाइज यानी सीरीज क्रम में जब उपकरणों को जोड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पे जो अमीटर जुड़ा है वो क्या होता है, विद्युत धारा का मापन करता है, और अमीटर को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में ही जोड़ते हैं। ये जो चित्र है जिसे हमने टीवी, फ्रिज, एलईडी और अमीटर और बैटरी को जोड़कर बनाया है, इस चित्र को आपको नहीं बनाना है, ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इस डायग्राम को हम फिजिक्स के अंदर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं हमने एक रेखा चित्र बना रखा है। यह जो रेखा चित्र है वो श्रेणी क्रम संयोजन का है, जिसमें हमने बैटरी जोड़ रखी है और बैटरी के पास में हमने कुंजी या स्विच जोड़ रखा है। फिर हमने यहाँ पे 3 प्रतिरोध जोड़ रखे हैं जो कि अलग अलग हैं। तो पहले को हमने नाम दिया है R1, तो ये हो सकता है फ्रिज, और दूसरे को नाम दिया हमने R2, ये हो सकता है टीवी, और तीसरे को नाम दिया है हमने R3, यह हो सकता है एलईडी। ओके, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत उपकरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध या 3 विद्युत उपकरण जुड़े हैं जिनका प्रतिरोध अलग अलग है। पहले को नाम दिया हमने R1, दूसरे को नाम दिया हमने R2, तीसरे को नाम दिया हमने R3।
और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में से समान धारा प्रवाहित होती है। इसलिए हमने यहाँ पे धारा को I लगाकर लिखा है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध में से समान धारा प्रवाहित होगी। इसलिए हमने धाराओं को यहाँ पे I1, I2 या I3 लगाकर नहीं लिखा है, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में से समान धारा प्रवाहित होती है। इसलिए हमने यहाँ पे धारा को I लगाकर लिखा है। और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है। इसलिए पहले प्रतिरोध पर जो हमने विभवांतर लिखा है वो V1 लिखा है, दूसरे पर हमने V2 लिखा है और तीसरे पर हमने V3 लिखा है। चित्र में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है। V का मान कुछ भी हो सकता है, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, यानी जितने वोल्ट की हम बैटरी जोड़ते हैं उतना ही उसका क्या होगा, मान होगा। और जो बैटरी की वोल्टेज होती है वह श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों पर प्रतिरोधों के मान के अनुसार बंट जाती है। मान लीजिए यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो जो उसकी वोल्टेज होगी 6 वोल्ट, वह क्या होगी, प्रतिरोधों पर प्रतिरोध के मान के अनुसार बंट जाती है। जैसे किसी पर 1 वोल्ट, किसी पर 2 वोल्ट और किसी पर 3 वोल्ट, यानी जो 6 वोल्ट होती है वह प्रतिरोधों पर प्रतिरोध के मान के अनुसार बंट जाती है। अतः श्रेणी क्रम में टोटल वोल्टेज या कुल विभवांतर जो होता है वह श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर यहाँ पे 2 प्रतिरोध जुड़े होते तो टोटल वोल्टेज उन 2 प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर हो जाती। तो V बराबर V1 प्लस V2। चित्र में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को 500 क्रम या समांतर क्रम में जोड़ रखा है। जितने भी प्रतिरोधों पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है उनके अंतिम सिरों पर हम वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। चित्र में हमने 3 प्रतिरोधों के अंतिम सिरों पर वोल्ट मीटर को जोड़ रखा है। अगर आपको 2 प्रतिरोधों पर विभवांतर ज्ञात करना है तो हम 2 प्रतिरोधों के अंतिम सिरों पर वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। अगर आपको 1 प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करना है तो हम 1 प्रतिरोध के अंतिम सिरों पर वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। इस रेखा चित्र में आप अमीटर को भी जोड़ सकते हैं, जिसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो वोल्ट मीटर होता है उसे सदैव हम 500 क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जो अमीटर होता है उसे सदैव हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का गणितीय निरूपण। तो आपको पता ही है, जो श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल वोल्टेज होती है वह सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होती है। तो टोटल वोल्टेज को हमने यहाँ पे लिखा है VEQ। EQ मतलब होता है इक्विवेलेंट। तो VEQ बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत परिपथ हमने बनाया था उसमें हमने 3 प्रतिरोध जोड़े थे जिन पर विभवांतर V1, V2, V3 था। तो टोटल वोल्टेज जो होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो जाएगी। और आपको पता ही है ओम नियम से जो V का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ पे जितने भी V दे रखे हैं हम उसकी जगह IR रख देंगे। तो VEQ की जगह हम रखेंगे IREQ। यहाँ पे REQ क्या है, टोटल प्रतिरोध है। टोटल प्रतिरोध है REQ। और V1 की जगह हम रखते हैं IR1, और V2 की जगह हम रखते हैं IR2, और V3 की जगह हम रखते हैं IR3। हमने यहाँ पे I को IEQ, I1, I2 या I3 लगाकर नहीं लिखा है, क्योंकि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें प्रतिरोधों पर जो विद्युत धारा का मान होता है वह समान होता है। इसलिए हमने यहाँ पे विद्युत धारा को IEQ, I1, I2 या I3 लगाकर नहीं लिखा है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा IREQ बराबर I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने यहाँ पे I को कॉमन लिया है क्योंकि सभी प्रतिरोधों में से समान धारा प्रवाहित हो रही है, यानी जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं उनमें समान धारा प्रवाहित होती है। इसलिए हमने यहाँ पे I को कॉमन लिया है।
तो आई आर ई क्यू बराबर आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। और आई को हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में आई है उसे हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो गुणा वाली संख्या जब भी दूसरी साइड जाती है तो वह भाग में चली जाती है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आर ई क्यू बराबर आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 बटे में आई। तो गुणा में भी आई है और नीचे बटे में भी आई है, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आर ई क्यू बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध आर ई क्यू जो होता है वह श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे विद्युत परिपथ में हमने यहाँ पे 3 प्रतिरोध जोड़े थे, तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा आर ई क्यू बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 2 प्रतिरोध जुड़े होते तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाता R1 प्लस R2। अगर 4 प्रतिरोध जुड़े होते तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाता आर ई क्यू बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध आर ई क्यू जो होता है वह श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और एक चालक है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। दोनों ही क्या है 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हमें ज्ञात क्या क्या करना है, ए। तो पहला क्वेश्चन है ए, परिपथ का कुल प्रतिरोध, बी है परिपथ में प्रवाहित धारा और सी है विद्युत लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर में सबसे पहले हमें क्या करना है, विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाने पर जो क्वेश्चन का आंसर निकालने में आसानी रहती है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक चालक जोड़ा है, चालक को हमने प्रतिरोध के सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया है और इसके प्रतिरोध को हमने नाम दिया है R1। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम। और फिर हमने विद्युत लैंप को यहाँ पे जोड़ा है। विद्युत लैंप के अंदर क्या होता है, बल्ब होता है और बल्ब को हमने यहाँ पे बल्ब के सिंबल के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया है और इसके प्रतिरोध को हमने नाम दिया है R2। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 20 ओम। और फिर हमने यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है और एक स्विच जोड़ रखा है। तो ये बन जाता है विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन ए का आंसर। तो क्वेश्चन ए में हमें क्या करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ के कुल प्रतिरोध को हम लिखते हैं आर ई क्यू से। तो आर ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। तो आर ई क्यू बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना दे रखा है 4 ओम प्लस R2 कितना दे रखा है 20 ओम। तो आर ई क्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस 20 कितना हो जाएगा 24 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा आर ई क्यू बराबर 24 ओम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन बी में हमें ज्ञात करना है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे V बराबर आई आर, जो कि ओम नियम से आता है। तो V बराबर आई आर जो कि आपको भी याद होगा। तो V बराबर आई आर, तो V की जगह हम क्या लिखेंगे वी ई क्यू बराबर I इंटू में आर ई क्यू, क्योंकि हमें वी ई क्यू पता है, यानी टोटल वोल्टेज हमें पता है। जो बैटरी की वोल्टेज होगी वही क्या होगी टोटल वोल्टेज होगी। तो बैटरी की वोल्टेज कितनी दे रखी है 6 वोल्ट और हमने टोटल प्रतिरोध ज्ञात किया है अभी। तो आर ई क्यू हमें पता है, वी ई क्यू पता है, इसलिए हमने V बराबर आई आर सूत्र लगाया है। तो हमें ज्ञात करना है I। तो हम क्या करेंगे, जो आर ई क्यू है उसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो गुणा वाली संख्या जब भी दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में चली जाती है। तो वी ई क्यू बटे आर ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा I। जो भी राशि हम निकालते हैं उसे हम रखते हैं लेफ्ट साइड में। तो इसका I का सूत्र क्या हो जाएगा वी ई क्यू बटे आर ई क्यू। तो V हमें पता है 6 वोल्ट दे रखी है और आर ई क्यू जो कि हमने निकाला है 24 ओम। तो 6 बटे 24, 6 के पाडेसी से काट दीजिए तो 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 1 बटे 4 एम्पियर आ जाएगा। 1 के अंदर 4 का भाग दीजिए तो I बराबर 0.25 एम्पियर आ जाएगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में हमें ज्ञात करना है चालक और विद्युत लैंप के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र होता है V बराबर IR। चूंकि हमने यहाँ पे चालक को 1 नंबर दिया है तो इस पर विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, V1 बराबर I इंटू R1। तो हमने यहाँ पे I को 1 लगाकर नहीं लिखा है क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर समान धारा प्रवाहित होती है। तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1। अब हमें क्या करना है, इसमें मान रखने हैं। I जो कि हम निकाल चुके हैं 0.25 इंटू R1 जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है इंटू 4 ओम। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 4। तो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं। जब भी हम पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट से पहले जितनी भी संख्या होती है उतने ही 0 1 के आगे लग जाते हैं बटे में। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 संख्या है तो बटे में क्या होगा, 1 के आगे 2 0 लग जाएंगे। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा 25/100 इंटू 4। तो यहाँ 25 के पाड़े से कटता है तो 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो 1/4 इंटू 4। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा 4/4। तो 4 को 4 से काट दीजिए, 1 आ जाएगा। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। यानी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, विद्युत लैंप के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, V2 बराबर I इंटू R2। I हमें दे रखा है 0.25 इंटू R2 कितना दे रखा है 20 ओम। अब क्या करते हैं, हम पॉइंट को हटाते हैं तो 25/100 आ जाएगा इंटू 20 ओम। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा 20/4। V2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 में 4 का भाग दीजिए तो V2 बराबर कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। यानी विद्युत लैंप के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होता है, 5 वोल्ट होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन में आपको केवल विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचने के लिए कह देता है और आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचना होता है और आपको कोई भी सूत्र और कोई भी आंसर या नहीं निकालना होता है। अगर आपको केवल कहता है विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए तो आपको केवल विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचना है। और आगे इसने क्या कहा है, साथ ही कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर में सबसे पहले हमें क्या करना है, विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचना है जिसमें इसने कहा है 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी। तो एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन का अर्थ होता है एक सेल। तो यहाँ पे एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे 3 सेल हमने जोड़ रखे हैं। तो बैटरी की वोल्टेज कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट, क्योंकि प्रत्येक सेल की वोल्टेज कितनी है 2 और हमने यहाँ पे 2 वोल्ट के 3 सेल जोड़ रखे हैं। तो बैटरी की वोल्टेज कितनी हो जाएगी 2 तिया 6 वोल्ट। तो बैटरी की वोल्टेज यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट। और हमने यहाँ पे प्लग कुंजी जोड़ रखी है। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। पहले को हमने नाम दिया है R1 बराबर कितना हो जाएगा 5 ओम, दूसरे को हमने नाम दिया है R2 बराबर कितना हो जाएगा 8 ओम और तीसरे को नाम दिया हमने R3 बराबर कितना हो जाएगा 12 ओम। तो ये हो जाता है विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख। अब आगे चलते हैं और आगे हम ज्ञात करते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है उसे हम लिखते हैं Req, जो कि होता है श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। तो Req बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 दे रखा है 5 ओम, R2 दे रखा है 8 ओम, R3 दे रखा है 12 ओम। 5, 8 और 12 कितने हो जाते हैं 25। तो Req बराबर कितना आ जाएगा 25 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ जाता है Req बराबर 25 ओम। अब हम ज्ञात करते हैं परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे V बराबर IR। तो यहाँ पे V का सूत्र हो जाएगा VEQ बराबर I इंटू Req। VEQ हमें ज्ञात है जो कि बैटरी की वोल्टेज है। Req हम ज्ञात कर चुके हैं। तो I का सूत्र क्या हो जाएगा VEQ बटे Req, क्योंकि जब भी गुणा वाली संख्या दूसरी साइड ले जाते हैं तो वह भाग में चली जाती है। तो VEQ बटे Req बराबर I, जो भी राशि हम निकालते हैं उसे रखते हैं हम लेफ्ट साइड में। तो I का सूत्र क्या हो जाएगा VEQ बटे Req।
V हमें दे रखा है 6 वोल्ट और Req हम निकाल चुके हैं 25 ओम। तो 6/25 कितना आ जाएगा, I बराबर 0.24 एम्पियर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर। तो हमें क्या करना है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर का सूत्र क्या हो जाएगा, V1 बराबर I इंटू R1। I हम निकाल चुके हैं 0.24 इंटू 5। जब आप 0.24 इंटू 5 को गुणा करेंगे तो V1 कितना आ जाएगा, 1.20 वोल्ट आ जाएगा। यानी पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो 1.20 वोल्ट होगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, V2 बराबर I इंटू R2। 0.24 इंटू 8, क्योंकि R2 का मान कितना दे रखा है 8, तो V2 कितना आ जाएगा 1.92 वोल्ट। यानी दूसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, 1.92 वोल्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तीसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, V3 बराबर I इंटू R3। I कितना है 0.24 इंटू R3 कितना है 12। तो 0.24 इंटू 12 को गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2.88 वोल्ट। यानी तीसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर कितना हो जाएगा, 2.88 वोल्ट। अगर आपको चेक करना है हमारा आंसर सही है तो आपको क्या करना है, तीनों प्रतिरोधों पर उत्पन्न जो विभवांतर है उसका योग करना है। अगर उसका योग बैटरी की वोल्टेज के बराबर आता है तो आपका आंसर सही है, वरना गलत है। अगर आप यहाँ पे 1.20, 1.92 और 2.88 को अगर जोड़ते हैं तो आंसर आता है 6 वोल्ट, यानी आपका आंसर सही है। तो पहले देखते हैं समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। दोस्तों आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, तो जो रेल की पटरियां होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर क्रम संयोजन में होती हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी जब प्रतिरोधों को हम रेल की पटरियों की तरह अलग अलग सीरीज में जोड़ते हैं, यानी अलग अलग लाइन बनाकर जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो इसे समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है, परंतु उनमें धारा भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है, परंतु उनमें धारा भिन्न भिन्न होती है। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उनमें क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन धारा समान होती है। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन को चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टीवी, एलईडी, रेफ्रिजरेटर जोड़ा है। तीनों ही आप देख सकते हैं विद्युत स्रोत से डायरेक्ट जुड़े हैं। जब इस प्रकार विद्युत उपकरण व्यवस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं टीवी अलग लाइन में जुड़ा है, एलईडी अलग लाइन में जुड़ा है और जो रेफ्रिजरेटर है वो भी अलग लाइन में जुड़ा है। और तीनों ही डायरेक्ट क्या है, विद्युत स्रोत यानी बैटरी से जो दो वायर निकल रहे हैं उनसे जुड़े हैं। इस प्रकार जब विद्युत उपकरण व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अगर दोस्तों हम इन विद्युत उपकरणों को अलग अलग लाइन ना बनाकर अगर एक ही लाइन में जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। जैसे पहले हमने टीवी जोड़ दिया, फिर टीवी के आगे एलईडी, एलईडी के आगे हमने रेफ्रिजरेटर जोड़ा है। तो इस प्रकार जब विद्युत उपकरण जोड़ते हैं तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इस प्रकार अलग अलग लाइन बनाकर जब विद्युत उपकरण जोड़ते हैं तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये चित्र तो बनाना नहीं है, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अब हमें देखना है दोस्तों, इस डायग्राम को हम फिजिक्स के अंदर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे वो हम देखेंगे, जिसके अंदर ये टीवी, एलईडी और फ्रिज जुड़ा है। तो इस डायग्राम को हम फिजिक्स के अंदर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे वो हम देखेंगे और वो महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए देखते हैं।
तो चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध जोड़ रखे हैं और तीनों ही प्रतिरोध क्या है, अलग अलग लाइन में जुड़े हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जो पहला प्रतिरोध है उसे हमने नाम दिया है R1, दूसरे प्रतिरोध को हमने नाम दिया है R2 और तीसरे प्रतिरोध को हमने नाम दिया है R3। यहाँ पे पहले प्रतिरोध यानी R1 में प्रवाहित धारा I1 है और दूसरे प्रतिरोध यानी R2 में प्रवाहित धारा I2 है और तीसरे प्रतिरोध यानी R3 में प्रवाहित धारा I3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में धारा क्या है, भिन्न भिन्न है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध होते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध होते हैं तो उनमें प्रवाहित जो धारा होती है वो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जो विभवांतर होता है वो समान होता है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे विभवांतर को V लगाकर लिखा है, हमने यहाँ पे विभवांतर को V1 V2 या V3 लगाकर नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समांतर क्रम संयोजन है और हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को भी क्या है, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ रखा है। और यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, V का मान कुछ भी हो सकता है, 6, 12, 18, 2 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे कुंजी जुड़ी है जो कि बंद अवस्था में है। जब कुंजी बंद अवस्था में होती है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V वोल्ट की बैटरी से I धारा प्रवाहित हो रही है और जो यह I धारा जब प्रतिरोधों में प्रवेश करती है या प्रवाहित होती है तो वह 3 हिस्सों में बट जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। अगर यहाँ पे 4 प्रतिरोध जुड़े होते तो जो I धारा होगी वो 4 हिस्सों में बट जाएगी। अगर 5 प्रतिरोध जुड़े होंगे तो जो I धारा होगी वो 5 हिस्सों में बट जाएगी। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो जो I धारा होती है वो 3 हिस्सों में बट जाती है, I1, I2, I3। तो दोस्तों जो टोटल धारा होगी वो क्या होगी, जो धारा बटी है उन हिस्सों के बराबर होगी। तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये बात तो कॉमन ही है, क्योंकि जो I धारा क्या है वो 3 हिस्सों में बट रही है, इसलिए टोटल धारा क्या होगी, उन 3 हिस्सों के बराबर होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे उसका सूत्र डेरिवेट करते हैं। हमने श्रेणी क्रम संयोजन में भी क्या किया था, टोटल प्रतिरोध का सूत्र डेरिवेट किया था। तो हम यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में भी क्या करेंगे, टोटल प्रतिरोध का सूत्र डेरिवेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं IEQ बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखा है, क्योंकि जो EQ मतलब होता है इक्विवेलेंट। तो IEQ को हम क्या कहते हैं, टोटल धारा कहते हैं। तो टोटल धारा क्या होगी, जितने हिस्सों में धारा बटी है उन हिस्सों के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो धारा थी वो 3 हिस्सों में बटी थी, तो IEQ इक्वल किसके हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। और आपको ओम नियम से एक सूत्र पता है जो कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, V बराबर IR। तो ओम नियम से सूत्र आता है V बराबर IR। तो हम क्या करेंगे, जो R दे रखा है उसे जब हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो भाग के चिन्ह के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे I का एक सूत्र बन जाएगा V अपॉन R। तो हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे I दे रखे हैं उसकी जगह हम क्या रखेंगे, V अपॉन R रखेंगे। तो यहाँ पे टोटल धारा की जगह हम क्या रखेंगे, V अपॉन REQ। REQ क्या है, टोटल प्रतिरोध है, क्योंकि यहाँ पे टोटल धारा थी इसलिए हमने यहाँ पे टोटल प्रतिरोध रख दिया है। और I1 की जगह हम क्या रखेंगे, V अपॉन R1, क्योंकि यहाँ पे I1 था इसलिए हमने यहाँ पे प्रतिरोध रखा है R1। और I2 की जगह हम रखेंगे V अपॉन R2, I3 की जगह हम रखेंगे V अपॉन R3। तो हमने यहाँ पे V को V1, V2, V3 या VEQ लगाकर नहीं लिखा है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर समान होता है। इसलिए हमने यहाँ पे V को V1, V2, V3 या VEQ लगाकर नहीं लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट साइड में V सभी में है तो हम क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे। तो V को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो एक राइट साइड में भी क्या है, V है और एक लेफ्ट साइड में भी V है। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या बचेगा, 1 अपॉन REQ। REQ क्या है, टोटल प्रतिरोध। तो 1 अपॉन REQ बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो जाता है समांतर क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध का सूत्र। अगर यहाँ पे 4 प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़े होते तो यहाँ पे टोटल प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाता, 1 अपॉन REQ बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4।
अगर यहाँ पे 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते तो सूत्र क्या हो जाता, 1/Re³ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनका सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, R1 R2 R3। फिर आपको क्या करना है, अगर उसका मान निकालना है, जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनके मान रखने होते हैं। यानी R1 का कुछ भी मान हो सकता है, R2 का कुछ भी हो सकता है, R3 का कुछ भी हो सकता है। इनकी मान रख के आपको क्या करना है, इनका लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के पश्चात इनको हल करना है। बाद में आपको क्या करना है, Req का मान निकालना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। तो कॉमन है, आपको पता ही है क्या होगा। तो 1/Req बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो दोस्तों कुछ टीचर क्या करते हैं, इसे आगे भी क्या करते हैं, हल कर देते हैं और एक Req का दो प्रतिरोधों के लिए नया सूत्र बना देते हैं। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 1/Req बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 भी लगा सकते हैं। ये कॉमन सूत्र है, ये सभी जगह लगेगा। लेकिन कुछ टीचर जो इसे आगे हल कर देते हैं तो उसे हम देख रहे हैं, तो देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो 1/Req बराबर R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2। तो ये स्टेप कैसे आया है इसे भी देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, R1 R2 का लघुत्तम लेना है। तो R1 R2 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या का भाग देना है और भाग देने से जो भी संख्या आती है उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी है। तो 1/R1 में नीचे वाली संख्या कौन सी है, R1, और एक क्या है, ऊपर वाली संख्या है। 1/R2 में R2 क्या है, नीचे वाली संख्या है, और एक क्या है, ऊपर वाली संख्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 R2 में R1 का भाग देना है। तो R1 का जब आप भाग देते हैं तो R2 आ जाएगा। R2 की आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी है। तो R2 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, R2 का भाग देते हैं। जब हम R1 R2 में R2 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। R1 की आपको ऊपर वाली संख्या यानी 1 से गुणा करनी है। तो आप 1 से जब R1 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। इस प्रकार यह स्टेप आया है। 1/Req बराबर R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2। हमें यहाँ पे निकालना है Req यानी टोटल प्रतिरोध निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, 1/Req आया है, लेकिन हमें केवल Req निकालना है। तो केवल Req निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/Req को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो जब इसे उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा, Req बटे में 1। फिर हमें क्या करना है, अगर हमने लेफ्ट वाली संख्या अगर उल्टी की है तो हमें राइट वाली जो संख्या है उसे भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो जो राइट वाली संख्या को जब हम उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन में R2 प्लस R1 आ जाएगा। तो बटे के नीचे जब भी 1 होता है तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे Req बराबर क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अपॉन में आप R2 प्लस R1 लिखें या R1 प्लस R2 लिखें, बात एक ही है। तो दोस्तों जब भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो उनका टोटल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होगा, Req बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 होगा। ये केवल दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तभी लागू होगा। यानी ये सूत्र जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तब ये सूत्र लागू होगा। Req बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 जिनके मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम तथा 30 ओम हैं, इन्हें समांतर क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, यानी ए में हमें ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, बी हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, सी हमें ज्ञात करना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्वेश्चन का हल निकालने में आसानी रहती है। तो क्वेश्चन में 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में दे रखे हैं। तो हमने यहाँ पे 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है। तीनों को हमने अलग अलग लाइन में
संयोजित किया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो तीनों प्रतिरोध यहाँ पे समांतर क्रम में संयोजित हैं। पहले का मान दे रखा है R1 बराबर 5 ओम, दूसरे का मान दे रखा है R2 बराबर 10 ओम और तीसरे का मान दे रखा है R3 बराबर 30 ओम। और हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है। और क्वेश्चन में 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, तो हमने यहाँ पे डायग्राम में 12 वोल्ट की बैटरी परिपथ में जोड़ दी है। कुंजी यहाँ पे बंद अवस्था में है और परिपथ में जो धारा बह रही है वो I है। और धारा जो होती है वो 3 हिस्सों में बट जाती है, I1, I2 और I3। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं ए, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा। तो ए में हमें क्या ज्ञात करना था, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम प्रतिरोध यानी R1 से प्रवाहित धारा ज्ञात करते हैं। तो आपको पता ही है ओम नियम से V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे I का सूत्र क्या बन जाएगा, V अपॉन R। तो आपको क्या करना है, धारा निकालने के लिए V अपॉन R सूत्र लगाना है। तो पहले हमें ज्ञात करनी है प्रथम प्रतिरोध यानी R1 से प्रवाहित धारा। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, I1 बराबर V अपॉन R1, क्योंकि V तो क्या है, कॉमन है, V सभी में क्या है, समान है, इसलिए हमने यहाँ पे V को V1 लगाकर नहीं लिखा है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। V का मान कितना दे रखा है, 12 और R1 कितना दे रखा है, 5। तो I1 बराबर आ जाता है 12/5। 12 में 5 का भाग देते हैं तो आ जाता है 2.4 एम्पियर। ए मतलब होता है एम्पियर। तो I1 कितना आ गया है, बराबर 2.4 एम्पियर, यानी पहले प्रतिरोध यानी R1 से प्रवाहित धारा 2.4 एम्पियर है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे प्रतिरोध यानी R2, दूसरे प्रतिरोध यानी R2 से प्रवाहित धारा ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, I2 बराबर V अपॉन R2। V कितना दे रखा है, 12 और R2 कितना दे रखा है, 10। तो 12 में 10 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। तो I2 का मान कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम ज्ञात करते हैं तीसरे प्रतिरोध यानी R3 से प्रवाहित धारा। तो तीसरे प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा होती है उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, I3 बराबर V अपॉन R3। V का मान कितना दे रखा है, 12 और R3 कितना दे रखा है, 30 ओम। तो I3 कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि 12 के अंदर जब आप 30 का भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है, 0.4 एम्पियर आता है। तो I3 का मान कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं बी में हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा जो होगी वो जितने हिस्सों में धारा बटी थी उन धाराओं के योग के बराबर कुल विद्युत धारा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो धारा होती है वो 3 हिस्सों में बढ़ती है, I1, I2 और I3 में। तो जो कुल विद्युत धारा यानी IEQ होगी उन धाराओं के योग के बराबर हो जाएगी। तो IEQ बराबर कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे हमने I1 निकाला था 2.4 एम्पियर, I2 हमने निकाला था 1.2 एम्पियर और I3 हमने निकाला था 0.4 एम्पियर। तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4 एम्पियर, यानी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा IEQ बराबर 4 एम्पियर होती है। चलिए आगे चलते हैं और आगे अब देखते हैं सी में हमें ज्ञात करना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध के लिए आपको पहले सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे प्रतिरोध कितने थे, 3। तो 3 प्रतिरोध के लिए हम सूत्र लगा देंगे। 1/REQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1, R2 और R3 के अब मान रखने हैं। R1 हमें दे रखा है 5 ओम, R2 हमें दे रखा है 10 ओम और R3 हमें दे रखा है 30 ओम। अब हमें क्या करना है, 5, 10 और 30 का लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम किस प्रकार लेना है वो आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो आपको 5, 10 और 30 आपको इस प्रकार कॉमा लगाकर लिखना है। फिर छोटे से छोटा जो पाड़ा होता है 2 का, उससे आपको भाग देना स्टार्ट करना है। तो 5, 10 और 30, तो 10 और 30 में क्या होता है, 2 का भाग जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें 2 का भाग देना है। 5 के अंदर नहीं जाता तो 5 को वैसा का वैसा लिखना है। 10 में जो होता है 5 बार जाता है तो 2 पंचे 10, तो हम लिख देंगे 5। फिर 30 के अंदर जो 2 का भाग होता है वो 15 बार जाता है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया है। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है 5, 5 और 15 में।
अब हम लेते हैं नेक्स्ट पारा 3 का। तो 3 का जो भाग होता है 5 के अंदर नहीं जाता, तो 5 को हम वैसा का वैसा लिख देंगे। 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, 3 पंचे 15, 5 बार चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 5 5, 5 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1 1 आ जाएगा। जब तक आपके 1 1 नहीं आता है तब तक आपको इसमें भाग देते जाना है। तो जितने भी पाड़े हमने यूज किए हैं उनकी आपस में गुणा करनी है। तो हमने 2 3 और 5 का पाड़ा यहाँ पे आया है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इनकी गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 2 तिया 6, 6 पंचा 30, तो यही क्या होगा, हमारा लघुत्तम होगा, यही हमारा लघुत्तम होगा। तो लघुत्तम कितना आ गया, 30। तो आपको क्या करना है, बटे का चिन्ह लगाकर बटे के नीचे 30 लिखना है। फिर आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसका भाग देना है। तो 1/5 में नीचे वाली संख्या 5 है, 5 का जब आप 30 के अंदर भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 6 बार। जो आंसर आएगा यानी जो भाग देने से जो आंसर आएगा उसकी गुणा आपको ऊपर वाली संख्या से करनी है। तो ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखते हैं प्लस का चिन्ह आगे है, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर हम लेते हैं 10, 10 का 30 में भाग देते हैं तो 3 बार चला जाता है। 3 की ऊपर वाली संख्या यानी 1 से गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है। फिर हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 30 का भाग जब 30 में देते हैं तो 1 आता है, और ऊपर वाली संख्या यानी 1 से जब 1 की गुणा करते हैं तो 1 आता है। जब आप 6 + 3 + 1 को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/Req बराबर 10/30 आ जाता है। हमें यहाँ पे निकालना है Req, यानी हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है, ना कि हमें 1/Req निकालना है। तो Req निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली संख्या को भी उल्टा कर देंगे और राइट वाली संख्या को भी उल्टा कर देंगे। तो जब लेफ्ट वाली संख्या को उल्टा करते हैं तो Req/1 आ जाता है, बराबर राइट वाली संख्या को उल्टा करते हैं तो 30/10 आ जाता है। 30 के अंदर 10 का भाग देते हैं तो 3 ओम आ जाता है। तो Req यानी टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। Req में बट्टे के नीचे 1 है, लेकिन किसी भी संख्या के नीचे जब 1 होता है तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो Req बराबर कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध 3 ओम है। अगर दोस्तों आपको टोटल प्रतिरोध ज्ञात होता है तो भी आप टोटल विद्युत धारा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप सूत्र लगा सकते हैं, Ieq बराबर V/Req। V हमें ज्ञात है 12 वोल्ट और Req हमने निकाल चुके हैं 3 ओम। तो 12 के अंदर जब आप 3 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 एम्पियर आ जाएगा। अगर आपको टोटल प्रतिरोध और वोल्टेज ज्ञात होती है तो भी आप टोटल विद्युत धारा निकाल सकते हैं। तब आपको तीनों धाराओं को निकालने की जरूरत नहीं है और उन तीनों धाराओं का योग करके कुल धारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है डायग्राम। तो आपको कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर सीधा डायग्राम दे देता है, उस डायग्राम के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-2 ओम के 4 प्रतिरोध दे रखे हैं। ऊपर वाले जो 2 प्रतिरोध हैं वो नीचे वाले 2 प्रतिरोधों के साथ समांतर क्रम में हैं, लेकिन वो आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है। यानी ऊपर के 2 प्रतिरोध जो 2-2 ओम के हैं वो आपस में श्रेणी क्रम में हैं और नीचे वाले 2 प्रतिरोध हैं वो आपस में श्रेणी क्रम में हैं। और यहाँ पे वोल्ट मीटर दे रखा है, अमीटर दे रखा है, और यहाँ पे बैटरी जो दे रखी है वो 6 वोल्ट की दे रखी है और यहाँ पे कुंजी लगा रखी है। वोल्ट मीटर और अमीटर पर आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, और उपरोक्त चित्र के आधार पर परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 हमें चीजें ज्ञात करनी है, एक तो कुल प्रतिरोध और एक कुल विद्युत धारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है उसे बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वो डायग्राम बना लिया है। 2-2 ओम के 4 प्रतिरोध हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं और 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे बना ली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सरल रूप बना लेते हैं, क्योंकि सरल रूप बनाने से इस क्वेश्चन का हल निकालने में हमें आसानी रहेगी। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 ओम के जो 2 प्रतिरोध है वो आपस में श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस श्रेणी क्रम को हल करते हैं। तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो टोटल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में
उन प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर के जो दो प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में हैं उन्हें हल करते हैं। तो इनका जो टोटल प्रतिरोध 2 + 2 4 ओम हो जाएगा, और जो नीचे वाले जो दो प्रतिरोध हैं 2-2 ओम के, उनको जब हल करते हैं तो उनका भी प्रतिरोध 2 + 2 4 ओम हो जाएगा। इस प्रकार 4-4 ओम के दो प्रतिरोध बन जाएंगे जो कि समांतर क्रम में है। शेष हमने वोल्ट मीटर, अमीटर और बैटरी को वैसा का वैसा जोड़ दिया है। ये इस डायग्राम का सरलीकरण रूप है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे 4-4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सूत्र लगा सकते हैं 1/Req बराबर 1/R1 + 1/R2। और एक और आप सूत्र इसमें लगा सकते हैं Req बराबर R1R2 में R1 + R2, क्योंकि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो उनके लिए हमने एक सूत्र डेरिवेट किया था Req बराबर R1R2 में R1 + R2। तो हम यहाँ पे यह सूत्र लगा लेते हैं। तो Req बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 4, क्योंकि R1 भी 4 दे रखा है और R2 भी 4 दे रखा है। तो Req बराबर 4 × 4 में 4 + 4। तो 4 × 4 कितना हो जाता है 16, और 4 + 4 कितना हो जाता है 8। 16 में 8 का भाग देते हैं तो Req यानी टोटल प्रतिरोध आ जाता है 2 ओम। यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो आपको पता ही है ओम नियम से एक सूत्र आता है V बराबर IR। तो यहाँ पे I का सूत्र क्या हो जाएगा, V/R। तो Req बराबर क्या हो जाएगा, V/Req। तो V का मान 6 दे रखा है, यानी 6 वोल्ट दे रखा है, और Req हमने यहाँ पे निकाला है 2 ओम। तो Req बराबर क्या हो जाएगा, 6/2। 6 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 3 एम्पियर आ जाता है। तो Req बराबर कितना हो जाता है, 3 एम्पियर। यानी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा 3 एम्पियर होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता है। यानी जब भी उपकरण श्रेणीबद्ध होते हैं तो अगर उनमें एक उपकरण भी अगर खराब हो जाता है तो आगे के जितने भी उपकरण होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, क्योंकि परिपथ टूट जाता है। आगे जो होती है वो धारा प्रवाहित नहीं होती है। आपने एक लड़ी वाली लट्टुओं की झालर देखी होगी। जब उस एक लड़ी वाली लट्टुओं की झालर में एक लट्टू खराब हो जाता है तो उसके आगे जितने भी लट्टू होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उस एक लट्टू के खराब होने से क्या होता है, आगे धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस कारण क्या होते हैं, आगे वाले वो लट्टू भी नहीं जलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके विपरीत यदि समांतर क्रम संयोजन में कोई अवयव खराब होता है तो अन्य अवयव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अन्य अवयव समान रूप से कार्य करते रहते हैं। यानी समांतर क्रम संयोजन में जब विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं तब एक उपकरण अगर खराब हो जाता है तो अन्य उपकरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे घरों में जो हम उपकरण चलाते हैं स्विच बोर्ड से, वो जो होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं। इसलिए क्या होता है दोस्तों, अगर एक उपकरण यानी अगर हमारा पंखा अगर खराब हो जाता है तो उसका प्रभाव टीवी या फ्रिज या फिर एलईडी जो बल्ब होते हैं उन पर नहीं पड़ता है। यह समांतर क्रम संयोजन का फायदा है और श्रेणी क्रम संयोजन का आपने नुकसान देख लिया है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।